गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ डाक दिन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं जो बीते एक दिन में हुई हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डाक सेशन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक आता है वो आता है MI-17V5। जी हाँ, ये MI-17V5 ये एक इंडियन एयरफोर्स का चॉपर हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हो गया था ऑन दिसंबर 8 2021, जिसके अंदर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल विपिन रावत जी और 13 अदर लोगों की इसके अंदर जो है दुखद निधन हो गया था। ये दोबारा चर्चा में है। दोबारा चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इस एक्सीडेंट को प्रोब करने के लिए, इसको तहकीकात करने के लिए एक कमिटी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी, जिसका कल यानी 14 तारीख को प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई हैं, जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज को इस चॉपर क्रैश का कारण बताया गया है। किसी तरह के किसी भी सैबोटेज की, तोड़-फोड़ की इसमें आशंका से जो है नकारा गया है इस चीज को। तो MI-17V5 जो चॉपर है इंडियन एयरफोर्स का, वो दोबारा चर्चा में है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो एहसान उन्तु जो है अब चर्चा में है। एहसान उन्तु कौन है? एहसान उन्तु एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको बुक किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और इसके लिए मैं आपको जो है बता दूं कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो वैमनस्य और दुष्प्रचार के लिए जो है इनको गिरफ्तार किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो एहसान उन्तु जो है, अगर कोई आपसे पूछे एहसान उन्तु जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में थे वो कौन है, तो वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अभी ये जो टर्म है डीआरएस बड़ा चर्चा में चल रहा है पिछले 2-4 दिनों से। डीआरएस डीआरएस किस खेल से रिलेटेड है? डीआरएस रिलेटेड है क्रिकेट से। डीआरएस जो है वो क्रिकेट गेम से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम, और इसको एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो सीरीज अभी चल रही है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर डीआरएस को लेकर के अच्छा खासा विवाद चल रहा है। इसीलिए डीआरएस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि डीआरएस जो टर्म है ये किस खेल से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या डीआरएस जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम उसको दूसरा किस नाम से पुकारा जाता है, तो उसको हम लोग अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं का। अब हम बात करेंगे आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे 2022 की। आर्म फोर्सेस वेटरन डे 2022 इसको जो है हम लोग हर साल जो है मनाते हैं। ये मनाया जाता है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारा जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जो कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे, उनकी याद में, जो कि जनवरी 14 1953 को रिटायर हुए थे। इसीलिए हम लोग हर साल जनवरी 14 को हम लोग हर साल जो है आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इसमें एक चीज आप लोग याद करेंगे, जब पहली बार इसको अनाउंस किया गया था, मनाया गया था, तो इसको आर्मिस्टिस डे के नाम से जाना गया था। आर्मिस्टिस डे के नाम से जो है इसको मनाया गया था। हर साल 14 तारीख को आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा की याद में, जो कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। क्वेश्चन बेसिकली इसके अंदर जो आपका बनता है, क्वेश्चन बेसिकली आपका यही पूछेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो है कौन थे, तो जनरल मार्शल KM करियप्पा थे। उनकी जो है याद में हम कौन सा दिन मनाते हैं? उनकी याद में हम लोग दिन मनाते हैं आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे 2022, चूंकि इस साल में मना है इसलिए 2022, अदरवाइज हम लोग आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं। और इसको स्टार्टिंग में जब इसको जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था और इस दिन को अनाउंस किया गया था, तो इसको आर्मिस्टिस डे के नाम से मनाया गया था। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है करुप्पन चेट्टियार मेमोरियल कप। ये कहाँ मनाया जाता है और किस चीज से रिलेटेड है? ये करुप्पन चेट्टियार मेमोरियल कप ये पोंगल
के दिन जो है इसको मनाया जाता है। ये जो कप है ये रिलेटेड है हॉर्स राइडिंग से, हॉर्स राइडिंग और दूसरी अन्य जो है इसके अंदर गतिविधियां होती हैं, और ये आपका जो है तमिलनाडु के अंदर इसको जो है मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो है इसको हम लोग जो है इस कप को जो है हम लोग जो है लड़ने, जो हमारा जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, तो ये तमिलनाडु के अंदर होते हैं। चेन्नई और मदुरई के अंदर इस बार जो है ये इवेंट्स हुए हैं, और इन इवेंट्स में एक इवेंट जो आपका होता है दैट इज हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी। तो करुप्पन चेट्टियार मेमोरियल कप जो है आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, और पोंगल के दिन जो है इसको हम लोग इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी एवज में चेटियार मेमोरियल कप जो है इनाम के रूप में दिया जाता है। राघवेंद्र तंवर नेक्स्ट जो है, जो मेन नाम जो अब निकल के सामने आता है राघवेंद्र तंवर का आता है। राघवेंद्र तंवर जो है प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। ये प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के। इनको अभी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो है इनको चेयरमैन घोषित किया गया है, और ये चेयरमैन रहेंगे अगले 3 साल तक। राघवेंद्र तंवर को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगले 3 साल तक ये जो है चेयरमैन रहेंगे। और इसमें आपको मैं बता दूं ICHR को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1972, 27 मार्च 1972 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर ICHR का न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर फॉल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ICHR आता है। 27 मार्च 1972 के अंदर इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और अभी हाल फिलहाल इसके चेयरमैन घोषित किए गए हैं रघुवेंद्र तंवर जी। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को, फेलोशिप्स, ग्रांट्स और सिंपोजिया के नाम पर। तो नेक्स्ट अगर हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो वाइट स्वैन जो है ये वर्ड काफ़ी फेमस जो है आजकल हो रहा है। कई सालों बाद, तकरीबन 50 साल बाद दोबारा जो है ये वर्ड जो है सामने आ रहा है, वाइट स्वैन। वाइट स्वैन क्या है? वाइट स्वैन जिसे हम लोग WTU-160M के नाम से भी जानते हैं, ये एक हैवी बॉम्बर है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरिंग बॉम्बर है, हैवी बॉम्बर है। इसी का एक जो है निक नेम है वाइट स्वैन। इसको डिज़ाइन किया गया था टुपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा सोवियत यूनियन में 1970s के दौरान। अभी इसकी दोबारा इसके 80% इसके पुर्जों को चेंज करके और उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ में दोबारा जनवरी 12 को इसकी एक और फ्लाइट, एक इसकी उड़ान जो है इसने भरी है, और जो कजान एविएशन एंटरप्राइज से। और जब आप लोग बात करेंगे वाइट स्वैन TU-160M, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा हैवी वजन वाला हैवी बॉम्बर है, जिसको कि सोवियत यूनियन ने 1970s के अंदर डेवलप करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद में अब दोबारा इसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके दोबारा इसकी सेवाएं लेने की कोशिश रशिया के द्वारा की जा रही हैं, जिसके तहत इन्होंने इसकी एक उड़ान जनवरी 12 को टेस्ट फ्लाइट जो है इन्होंने कजान एविएशन एंटरप्राइज के द्वारा जो है करी गई हैं। जब आप जो है रशिया की बात करें तो ब्रह्मोस भी आपके दिमाग में आना चाहिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है सिस्टम है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस, जो कि इंडिया के DRDO और रशिया के द्वारा जो है कंबाइंडली जिसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एशिस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एशिस क्या है और किस चीज से, किस खेल से रिलेटेड है। तो एशिस एक्चुअल में क्रिकेट से रिलेटेड एक टर्म है। क्रिकेट टेस्ट जो है इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, और ये खेला जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले ये 1877 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, और ये वर्ल्ड की सबसे छोटी ट्रॉफी है। वर्ल्ड की सबसे छोटी ट्रॉफी जो है एशिस की जो ट्रॉफी है, वर्ल्ड की सबसे छोटी ट्रॉफी है। अगर आपसे कोई पूछता है वर्ल्ड की सबसे छोटी ट्रॉफी कौन सी है, एशिस की है, क्रिकेट की। और साथ साथ में एशिस जो टर्म है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ये टेस्ट मैचेस की सीरीज है जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है।
यूक्रेन दोबारा जो है आजकल चर्चा में है। यूक्रेन यूक्रेन एक्चुअल में अगर हम देखें तो यूक्रेन पहले जो है सोवियत यूनियन 1991 से पहले जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसमें 15 सोवियत रिपब्लिक्स थे। 15 सोवियत रिपब्लिक्स थे 1991 से पहले सोवियत यूनियन में। यूक्रेन इन्हीं 15 सोवियत यूनियन में से एक यूनियन था, और ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस एंड पावरफुल जो है रिपब्लिक था रशिया के बाद में। कीव इसकी राजधानी है, लेकिन अपनी आज़ादी के बाद में जब से ये आज़ाद स्वतंत्र हुए 1991 के बाद से ये अपनी फॉरेन रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 2014 में रशिया ने जो है क्रीमिया, इसका एक जगह है, इसी में एक जगह है क्रीमिया, उसको जो है काबू में कर लिया था, कब कंट्रोल में ले लिया था। और अभी दोबारा यूक्रेन को लेकर के नाटो फोर्सेस और रशिया के बीच में जो है तकरार बढ़ गई है, इसलिए यूक्रेन अब आने वाले समय में दोबारा चर्चा का विषय काफी हद तक रहेगा। नेक्स्ट आता है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन। ये किस खेल से रिलेटेड है? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, ये योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो कि दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में खेला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल ये दिल्ली के केडी जादव जाधव इंडोर हॉल में खेला जा रहा है। ये 11 से 16 जनवरी तक चलेगा। इसमें मैं आपको बात बता दूं, मैं पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जो है इसमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। पीवी सिंधु आप सब जानते हैं, बैडमिंटन की इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। लक्ष्य सेन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, और इसकी टोटल जो प्राइज मनी है वो $4 लाख है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो इस साल नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर हॉल में खेला जा रहा है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ऑलरेडी इसके सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नाम आता है विनीशा उमाशंकर का। विनीशा उमाशंकर, आप देखिए हम लोग जो है हर 4 साल में ओलंपिक्स जो है सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ओलंपिक्स, और साथ साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स भी मनाए जाते हैं। यानी इनका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, लेकिन दोनों 4 साल में एक बार सेलिब्रेट जो है ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। जिस तरह से ओलंपिक्स की मशाल चलती है, उसी तरह से जो है क्वींस बैटन रिले यानी जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उन सभी में से एक मशाल जिसे क्वींस बैटन कहा जाता है उसको ले जाया जाता है। ये अक्टूबर 7 2021 में बर्मिंघम से जो है चली थी, और उसके बाद अब ये इंडिया पहुंच गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स को हम लोग नॉर्मली फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछता है फ्रेंडली गेम्स किस गेम्स को कहा जाता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स को फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये 28 जुलाई से जो है इस साल जो है बर्मिंघम में ही खेले जाएंगे। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम में जो है आपके 28 जुलाई से खेले जाएंगे। विनीशा उमा शंकर क्यों इम्पोर्टेंट हैं? विनीशा उमा शंकर एक स्टूडेंट हैं जिनको भारत में ये मशाल लेकर के दौड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विनीशा उमा शंकर को क्वींस बैटन रिले 2020 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके लिए भारत में चूज किया गया है, इस मशाल को लेकर चलने के लिए। क्वींस, मैं आपको बता दूं, विनीशा उमा शंकर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड भी दिया गया था अभी पीछे सी, जो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विनीशा उमाशंकर, फिर बता दूं, स्टूडेंट इनोवेटर हैं। इनको 16th जो ऑफिशियल क्यून बेटन रिले है उसके अंदर 12 से 15 जुलाई जनवरी 2022 के बीच में ये बैटन, ये मिसाल लेने का जो है लेकर के चलने का सौभाग्य मिला है। तमिलनाडु से जो है ये बिलोंग करती हैं, और ये इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट इसमें आता है दो टर्म जिमेक्स क्यों जो है अभी चर्चा में रहा। जिमेक्स कुछ क्या है? जिमेक्स आपसे पूछा जा सकता है जिमेक्स क्या है, ये क्यों चर्चा में रहा। तो जिमेक्स क्या है? जिमेक्स एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बायलैटरल, दो देशों के बीच की मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है, जो कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि अरेबियन सी में जो है होती है बिटवीन इंडियन एंड जापानीज नेवल फोर्सेस। तो आपसे अगर कोई पूछे जिमेक्स में दो देश कौन कौन से हैं,
तो इंडिया और जापान है। और ये क्या है जिमेक्स? जिमेक्स एक जो है मेरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। इसी तरह से पीछे से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज हुई थी, चौथी। और ये जो जिमिक्स थी ये 5th एडिशन था। और ये जो ऑसिंडेक्स है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज जो है, ये आपका इसका 4th एडिशन था। ये इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। मेधा पाटकर दोबारा चर्चा में है। मेधा पाटकर एक सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। कोई आपसे पूछे कि मेधा पाटकर कौन है? मेधा पाटकर एक सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में आप लोगों को ध्यान होगा मेधा पाटकर का नाम जो है काफी जो है सामने आया था। और अब फिर दोबारा से जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलोर के अंदर है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलोर में है, वहां पर जो है कुछ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। उस प्रोटेस्ट को मेधा पाटकर ने सपोर्ट किया है। तो ये दोबारा जो नाम है मेधा पाटकर का, ये दोबारा सामने आ रहा है। और ये मेधा पाटकर सोशल एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। नोवाक जोकोविक ये लॉन टेनिस के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सब इनका नाम जानते हैं, नोवाक जोकोविक। पर इन भाई के साथ में एक बड़ा गलत काम हो गया। गलत काम क्या हो गया? ये गए थे जो है अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन होना है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन होना है, जनवरी के अंदर इसकी स्टार्ट होनी है। क्योंकि ये वर्ल्ड में आप देखिए हर साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, हर साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा फ्रेंच ओपन फ्रांस में, तीसरा विंबलडन यूएस के अंदर जो है खेला जाता है। और फिर इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है यूएस ओपन जो है आपका और अगस्त एंड सितंबर के बीच में होता है। विंबलडन आपका जो है जून और जुलाई के बीच में होता है। फिर आपका फ्रेंच ओपन आपका मई और जून के बीच में होता है। और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के बीच में। कई बार इसमें क्वेश्चन ये आया था कि सबसे पहले कौन सा जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है? तो सबसे साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है खेला जाता है, साल के सबसे एंड में यूएस ओपन खेला जाता है। इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो क्ले के ऊपर खेला जाता है, जो क्ले के ऊपर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन हमेशा क्ले के ऊपर खेला जाता है। कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के ऊपर खेला जाता है? तो विंबलडन जो है वो आपका घास के ऊपर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूनाइटेड जो यूएस ओपन है, ये टूर्नामेंट्स हैं, ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेले जाते हैं। नोवक जोकोविक आपका ऑस्ट्रेलिया गए थे वहाँ पर अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको डिटेन कर लिया है, पकड़ के बिठा लिया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोविड की कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। और उन्होंने ये कहा है कि ही में पोज अ रिस्क टू दी कम्युनिटी। इस पे काफ़ी जो है चर्चा भी हो रही है, काफ़ी जो है विवाद भी बना हुआ है। लेकिन कोरोना का समय है भाई, आप लोग भी सब जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि अ, बचाव ही इसका एकमात्र जो है साधन है। तो नोवक जोकोविक एक इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवक जोकोविक अभी चर्चा में हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया गए थे। और इनका वीज़ा वहाँ पर कैंसल करके इनको डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया। नेक्स्ट आता है तोटापल्ली प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है? तोटापल्ली प्रोजेक्ट आपका जो है आंध्र प्रदेश में नगवली रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसका काम है एश्योर्ड इरिगेशन, खेती के लिए पानी प्रोवाइड करना। इसको गौथू लक्षणा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये अभी हाल फिलहाल चर्चा में था तोटापल्ली प्रोजेक्ट। तोटापल्ली प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में नगवली रिवर के नदी के ऊपर है, जिसको गोवतु लचना जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पर इसका नाम जो है सरदार गोवतु लचना प्रोजेक्ट रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी हाल फिलहाल चर्चा में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है इसमें डिसइन्वेस्ट करना, इसको बेचने का जो है घोषणा उन्होंने करी है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, और नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब सरकार ने फैसला किया है कि इस
उपक्रम को मेसर्स नांदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया जाए। डिसइन्वेस्ट इसको करने के जो है फैसला गवर्नमेंट ने लिया है और इसी कारण इस चीज का विरोध भी किया जा रहा है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक भारत सरकार का उपक्रम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है, जो अल्टीमेटली फिर खुद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसको नांदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जा रहा है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है किसको बेचा गया है? नांदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जा रहा है। किसको डिसइन्वेस्ट बेचने की तैयारी है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेचने की तैयारी करी जा रही है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1974 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनएसपी की। एनएसपी नेताजी सुभाष प्लेस नहीं है यहाँ पर, एनएसपी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की घोषणा करी है। ये एक 5 ईयर पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि 2022 से 2026 तक जो है रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि किस देश ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की घोषणा करी है, तो आप आंसर लिखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की घोषणा अभी हाल फिलहाल करी है, जो कि एक 5 ईयर पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। 2022 से 2026 तक जो है ये रहेगा। नेक्स्ट इसमें फिर हम जब बात करें तो सेंटियागो नीव एक नाम सामने आता है। सेंटियागो नीव, सेंटियागो नीव भारत के बॉक्सिंग कोच हैं। भारत के बॉक्सिंग कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं ये सेंटियागो नीव। सेंटियागो नीव एक हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं इंडियन बॉक्सिंग के। बॉक्सर्स के लिए पुगिलिस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। बॉक्सिंग फेडरेशन ने फैसला किया है कि ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद में इनकी सर्विसेज को और 1 साल के लिए जो है रिटेन किया जाए, इनको और 1 साल के लिए जो है बढ़ाया जाए। तो ये जो है इनका फैसला जो है इन्होंने जो फेडरेशन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसने लिया है। सेंटियागो नीव, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया किसकी सर्विसेज को रिटेन करा जा रहा है, कौन हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर है, तो सेंटियागो नीव आपका जवाब होना चाहिए। श्री सैलम डैम, श्री सैलम डैम जो है आपका वो फिर चर्चा में है आपका। ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ डैम है, बांध है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका फैलाव है। यहाँ पर श्री सैलम मंदिर है जिसके नाम पे इसका नाम श्री सैलम डैम रखा गया है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग। अब देखिए इसमें जो है एक कोयना बांध भी है, कोयना जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और एक टेहरी डैम है। लेकिन कंप्लीटेड जो हम लोग कहते हैं कंप्लीटेड सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो श्री सैलम डैम है। ये अभी चर्चा में था, तो ये पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी के ऊपर है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट प्रिंस एंड्रयू आपके आ जाते हैं। प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस एंड्रयू नाम क्यों चर्चा में रहा? प्रिंस एंड्रयू नाम इसीलिए चर्चा में रहा क्योंकि अभी इनको हाल फिलहाल एक सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल के चलते इनसे जो भी इनको फैसिलिटीज, जो भी मिलिट्री रॉयल टाइटल्स दिए गए थे, सब इनसे वापस ले लिए गए हैं। जितने भी इनके जो मिलिट्री और रॉयल टाइटल्स इनको दिए गए थे प्रिंस एंड्रयू को, वो सारे के सारे जो है इनसे ले लिए गए हैं एक सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल के चलते। तो अगर कोई पूछे आपसे कि किस जो है प्रिंस से जो है उसके मिलिट्री और रॉयल टाइटल्स जो है वापस ले लिए गए किसी स्कैंडल के चलते, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रिंस एंड्रयू। जब आप बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के साथ अभी हमने कल के ही जो है करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि इंडिया और इंग्लैंड का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है बायलैटरल ट्रेड का, जिसमें दोनों देशों ने सहमति जताई है कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक डबल कर देंगे। तो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड
को 2030 तक डबल करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो आंसर है इंग्लैंड, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में ही, यूके में ही आपके प्रिंस एंड्रयू के जितने भी मिलिट्री और रॉयल टाइटल्स थे वो उनसे वापस छीन लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है श्रीलंका। श्रीलंका चर्चा में दो कारणों से है, क्योंकि श्रीलंका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला स्थान जो है हासिल कर लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आईसीसी की रैंकिंग में श्रीलंका पहले पायदान पर पहुंच गया है। भारत में इसका 5वां स्थान है। भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्रिकेट में 5th पोजीशन पे है। और दूसरा, श्रीलंका इसीलिए जो है चर्चा में है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका को 900 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया गया है। 900 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया गया है। तो कोई आपसे पूछता है किस देश को इंडिया के द्वारा 900 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया गया है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि श्रीलंका को इंडिया ने 900 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया है। और कौन सा देश है जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने में पहले स्थान पे है? वो देश है श्रीलंका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम नर्सिंग पॉलिसी की बात करेंगे। हरियाणा ने अभी अपनी नर्सिंग पॉलिसी अनाउंस करी है। नर्सिंग पॉलिसी अनाउंस करी है जो कि जनवरी 1 से लागू हो गई है। इस नर्सिंग पॉलिसी के अनुसार कोई भी नर्सिंग कॉलेज है तो उसमें अपने खुद के 100 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है। उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है। और साथ साथ में वो एनएबीएच रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एक्रेडिटेड जो आपकी लैब्स होती हैं, अब वो होना चाहिए। तो किस राज्य ने अपनी नर्सिंग पॉलिसी अनाउंस करी है? हरियाणा ने अनाउंस करी है। और नर्सिंग पॉलिसी के अंडर क्या है? नर्सिंग पॉलिसी में हर नर्सिंग कॉलेज को 100 बेड का एक कॉलेज जो है अपने यहाँ पर जो है तैयार करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में उसके पड़ोस में 10 किलोमीटर के दायरे में एक जो है हॉस्पिटल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड हो, जो कि एनएबीएच से। अब जब हरियाणा पढ़ रहे हैं तो आपने अभी, हमने कल की ही उसमें पढ़ा था करंट अफेयर्स में, एक हेलीकॉप्टर हब, हेली हब जो है बनाने का भी जो है घोषणा हो चुकी है गुरुग्राम के अंदर। हेली हब गुरुग्राम के अंदर बनाया जा रहा है। तो जब आप हरियाणा की नर्सिंग पॉलिसी पढ़ें, हरियाणा पढ़ें, तो आप हेली हब को भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी अभी आज हाल फिलहाल कल परसों में ही हुआ फैसला है। दूसरी बात, अब हम दोबारा बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन गेम है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की बात करी जा रही है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, कोई पूछता है आपसे किस स्टेट के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की जो है कोशिश करी जा रही है या कानून बनाने का फैसला लिया गया है, तो मध्य प्रदेश में ये फैसला लिया गया है क्योंकि वहां पर 11 साल के एक बच्चे ने जो है ऑनलाइन गेम्स के चलते सुसाइड कर लिया था। साथ ही साथ जब आप मध्य प्रदेश पढ़ें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी हमने कल परसों ही पढ़ा है भोपाल। भोपाल के अंदर वन विहार नेशनल पार्क है। भोपाल के अंदर वन विहार नेशनल पार्क है जिसमें सबसे उम्र दराज जो फीमेल जो मादा भालू जिसका नाम गुलाबो था वो एक्सपायर हुआ है। तो आप लोग जब बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी जो करंट में चल रही हैं, पहली चीज वो होनी चाहिए वो ये कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने जा रहा है। और मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ही गुलाबो नाम की मादा भालू अभी जो है, जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़ी भालू कही जाती है इंडिया की, वन विहार नेशनल पार्क में उसका देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है। फिलीपींस जो देश है उसने इसको 375 मिलियन डॉलर्स का एक जो है उन्होंने इंडिया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से किया है, जिसमें वो यहाँ भारत में बनी हुई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स खरीदने की बात इनकी हुई है। इससे भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो कोई पूछता है कि किस देश के साथ अभी भारत का, इंडिया का एक समझौता हुआ है जिसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल बेची जाएंगी, तो फिलीपींस के साथ में जो है ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट आता है कमाल खान। कमाल खान कौन है? कमाल खान एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं जो कि एनडीटीवी के लिए काम करते थे, जिनको रामनाथ गोयनका अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। 61 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तो कोई पूछता है कमाल खान कौन थे, किस लिए चर्चित हैं, ये क्या थे, कहाँ किसके साथ काम करते थे? तो एनडीटीवी के साथ काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं। रामनाथ गोयनका अवार्ड इनको जो है प्राप्त हुआ था। 61 साल की उम्र में इनका जो है निधन हुआ।
ये है कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल क्या है, मणिपुर के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ। कोई पूछता है कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो मणिपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। ये 18वां संस्करण था इसका, 18th एडिशन थी जो इसकी जो है कचाई लेमन फेस्टिवल जो है शुरू किया गया था। इसमें उखरुल जिले के अंदर जो है कचाई गांव है, वहां पर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और ये हर साल जो है नींबू की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार का इसका थीम था ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल्फ एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर के अंदर आयोजित किया गया। ये 18वां संस्करण था जो कि कचाई गांव के अंदर नींबू की जो है पैदावार के लिए, नींबू के जो फार्मर्स हैं जो नींबू की पैदावार करते हैं उनको एनकरेज करने के लिए इसको करा जाता है। और जब आप मणिपुर पढ़ रहे हैं तो आप साथ में पढ़े गुवाहाटी, क्योंकि गुवाहाटी के अंदर अभी 9th नेशनल नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये ऑर्गेनाइज किया गया था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था गुवाहाटी में। 9th जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपको नए जो है कुछ जो घटनाएं होंगी उनके साथ में आपको दोबारा मैं एक जो है सेशन बनाऊंगा डाक का। तो डाक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। इनको करिए ताकि आप लोग जो है अपनी सफलता तक और नज़दीक से पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।